हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट। तो आज हम लोग देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी। हमने चैप्टर नंबर 1 में तीन चीज़ें देखी कि हमारी स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे बनती है: कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कौन से थे भैया? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। उसके बाद में कॉर्पोरेट लेवल के अंदर क्या क्या होता है वो हमने चैप्टर नंबर 4 में देख लिया। बिजनेस लेवल के अंदर क्या क्या होता है वो हमने चैप्टर नंबर 5 में देख लिया। अब चैप्टर नंबर 6 में हम देख रहे हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज, क्या में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज होते हैं। ये सब चीज़ें हम ये चैप्टर में देखने वाले एक एक करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये चैप्टर का आपका ओवरव्यू है, ठीक है ना। आपको मेनली ये पूरा चैप्टर आप देखोगे ना तो ये पूरे चैप्टर में आपको इतने स्ट्रेटेजीज पढ़ने के, इतने लेवल के स्ट्रेटेजीज पे आपको क्या क्या होगा। आपको अगर याद है तो मैंने चैप्टर नंबर है ना 1 में एग्जांपल दिया था कि आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कौन से होते हैं, बिजनेस लेवल कौन से होते हैं और फंक्शनल लेवल कौन से होते हैं। वहाँ पे मैंने फंक्शनल लेवल में आपको ये सब स्ट्रेटेजीज बताई थी कि नहीं भाई ये स्ट्रेटेजी आप जब फॉर्मुलेट करते हो फंक्शनल करने के लिए तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज, ठीक है ना। सबसे पहले आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दो, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज बनाते हो, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी बनाते हो, लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी बनाते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हो, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी बनाते हो। इतनी स्ट्रेटेजी हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। इतना आपने पढ़ लिया, इसके अंदर के जो भी डिटेल क्वेश्चन रहेंगे वो आपने पढ़ लिया, आपका चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाहर आपके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब हमने ये देखा था कि नहीं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल उस स्ट्रेटेजी को है ना, फंक्शनल लेवल पे ये मार्केटिंग वगैरह स्ट्रेटेजी बनती है, बट इंप्लीमेंट भी फंक्शनल लेवल से ही होती है, ठीक है ना। उसके बाद में हम सबसे पहले आते हैं नीड फॉर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी कि भैया हमारे फंक्शनल स्ट्रेटेजी की नीड क्यों, क्योंकि भैया हमारे कॉर्पोरेट लेवल ने पहले स्ट्रेटेजी बना दी, हमने ये चीज़ देख ली है। हमारे बिजनेस लेवल ने स्ट्रेटेजी बनाई, हमने ये चीज़ भी देख लिया। तो फंक्शनल लेवल क्यों स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो वो रीज़न देख रहे हैं हम। सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रेटेजी ले डाउन द क्लियरली व्हाट इज टू बी डन एट अ फंक्शनल लेवल, कि फंक्शनल लेवल पे क्या क्या होने वाला है वो चीज़ वो बताते हैं। दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू फंक्शनल स्टाफ। सेकेंड देखा था हमने, दे आर एम एज फैसिलिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड द बेसिक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड एट बिजनेस लेवल, कि जो भी स्ट्रेटेजी हमारे बिजनेस लेवल पे बनी है उसको हमको फॉर्मुलेट करना है फंक्शनल लेवल पे, ठीक है ना। दे एक्ट एज अ बेस फॉर कंट्रोल एक्टिविटी इन द डिफरेंट फंक्शन एरिया ऑफ द बिजनेस, कि भाई हमारा मार्केटिंग एरिया, हमारा फाइनेंस एरिया, हमारा लॉजिस्टिक एरिया है, तो हमें वहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है ताकि वो हमको हेल्पफुल करे। दे हेल्प in bringing harmony and coordination as they are formulated to achieve major strategy, कि वो छोटे छोटे अपन स्ट्रैटेजी बना बना के अपन मेजर कोई तो भी स्ट्रैटेजी अचीव कर सकते हैं। दिस स्ट्रैटेजी हेल्प द फंक्शनल मैनेजर इन हैंडलिंग सिमिलर सिचुएशन ऑकरिंग इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया इन कंसिडरिंग मैनर, कि उनको जो हमारे जो भी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स रहते हैं वो उनके जो भी मैनेजर रहेंगे उनको वो सिमिलर सिचुएशन हैंडल करने के आइडिया रहता है कि ये सिचुएशन अगर ऐसी आ जाती है तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वही चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी। अब हम देखते हैं नीचे। सबसे पहले अब मैंने आपको बता दिया कि हम कौन से स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं। कौन से बताए मैंने? सबसे पहले बताया आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। उसमें से सबसे पहली जो है हमारी वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि आपका गुड्स तैयार है लेकिन आप उसको मार्केटिंग में कैसे लाओगे, क्योंकि आज के ज़माने में आप लोग सभी जानते हो कि भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बराबर तरीके से नहीं यूज़ करते हो तो आपका मे भी बिजनेस अच्छे से ना चले। अब आपने सोचा कि नहीं यार हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि हम घर घर जाके बोलेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है और आपकी अगर मार्केटिंग अगर आपकी स्ट्रैटेजी तभी भी वही है तो आपकी गलत है। वही आपको उसमें कोविड के टाइम में आपको कुछ तो भी वर्चुअली मतलब ऑनलाइन का जाके आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उससे आपका है ना आग ग्रोथ भी होगी कंपनी की और सेल्स भी बढ़ेंगे आपकी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के टाइम में घर घर जाके पॉसिबल था नहीं, कोई घर के अंदर आने ही नहीं देता था। उसके बाद में हम सबसे पहले देख रहे हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की हमारी प्रोसेस होती है। मार्केटिंग प्रोसेस हमको यहाँ पे गिवन है कि आपको सबसे पहले एनालाइज मार्केट अपॉर्चुनिटी, आपको मार्केट के अपॉर्चुनिटीज देखने हैं, आपका टारगेट मार्केट देखना है कि नहीं भाई ये मेरा मार्केट रहेगा, ये मेरे मार्केट रहेगा, ऐसा टारगेट मार्केट देखना है। मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना है आपको। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है वो हमको नीचे गिवन है, ठीक है ना, ये चीज़ देख लूँगे। मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में आपको देखना है डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। आपकी जो भी ये रहेंगी तो आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है
वो कस्टमर को कुछ चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट वो कोऑर्डिनेट करता है आपकी बाकी जो भी आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट रेडी है भैया, तो प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो आप कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हो, आप जो टेक्निक यूज कर रहे हो उसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कनेक्टिंग विद कस्टमर, आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद में सबसे मेन क्वेश्चन आता है हमारे इसमें से मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। क्या है हमारा मार्केटिंग मिक्स? टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्ट्रेटजी वी नीड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कंसेप्ट मार्केटिंग मिक्स बीइंग वन ऑफ देम। हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझने के लिए मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी समझना जरूरी है। मार्केटिंग मिक्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग मिक्स जो है वो भी हमारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी का मिक्स है। The marketing strategy is set of controllable marketing variable that firm blends to produce the response it wants to its target market. The marketing mix consists of everything that the firm can influence the demand for product. ठीक है ना। अब मतलब क्या मतलब भैया कि आप जो भी कस्टमर है वो या जो भी कस्टमर है वो अगर कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है तो उसका डिमांड इन्फ्लुएंस कब हो सकता है? वो हो सकता है हमारा मार्केटिंग मिक्स के अलग अलग होने की वजह से। अब हमारे मार्केटिंग मिक्स क्या, हमारे मार्केटिंग मिक्स है हमारे 4P। 4P बोले तो क्या? 4P हमारे ये नीचे गिवन है आपको, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। ये चारों आपको नाम भी याद रखना है, इसके अंदर का कंटेंट देखेंगे आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या आता है हमारा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, और ये हमारे फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए 4P's की। नहीं भैया हमारे कस्टमर कौन सी चीज़, मतलब हम अगर ये चीज़ प्रोवाइड करें हमारे प्रोडक्ट में, अगर हम दूसरी चीज़ प्रोवाइड करें तो हमारा कस्टमर इन्फ्लुएंस हो सकता है, हमारा कस्टमर इधर से उधर जा सकता है, वो चीज़ है 4P में। अब ये 4P के ना 4C भी है, ये 4P के 4C भी है। प्रोडक्ट के लिए हमारा कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस के लिए है कस्टमर कॉस्ट है, प्लेस के लिए कन्वेंस है, प्रमोशन के लिए कम्युनिकेशन है। ये चीज़ मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग जो रिवीजन करोगे आपको याद भी रहेगा। ये कर लिया मैंने हाईलाइट, ठीक है ना। तो मतलब ये नीचे गिवन है मैंने, तो आप कौन से P का कौन सा C है ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपका MCQ में एक इसमें से P दे देंगे और C के लिए आपको चारों ऑप्शन दे देंगे। P तो याद रह जाते हैं नॉर्मली सभी को, है ना, याद भी रह जाते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। लेकिन C में भैया कंफ्यूज हो जाते, प्रोडक्ट के लिए क्या आता है कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस के लिए कस्टमर क्रॉस, प्लेस के लिए कन्वेंस और प्रमोशन के लिए कम्युनिकेशन। इसमें अंदर क्या क्या है डिटेल में C तो नहीं गिवन है आपको, 4C तो नहीं गिवन है, लेकिन प्रोडक्ट में प्राइस प्लेस प्रमोशन ये जो आपको गिवन है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये चारों को इन डेप्थ में अंदर अंदर क्या है ये चीज़ हम एक एक नीचे देखेंगे। लेकिन 4P के 4C कौन से, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम में MCQ में पूछा सकता है। आपके एसएम में 15 मार्क्स के लिए भी MCQ आते हैं, तो आपको लिटरली रेडी रहना है। हाँ, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस होती है जो आपका आपके टारगेट मार्केट जो भी है उनको ऑफर करते हो, है ना। जो भी आपका टारगेट मार्केट है उनका आप ऑफर करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हो। आप प्रोडक्ट दो चीज़ों में दे सकते हो ना, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हो फर्स्ट थिंग। और आप मतलब डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो हमने चैप्टर नंबर 4 में कुछ तो भी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज करके आप काफ़ी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हो और आप उसके लिए हाई चार्ज कर सकते हो। सेकेंड, आपकी स्ट्रेटजी दे सकते हो कि नहीं भैया मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ता होगा मार्केट में, आपका प्रोडक्ट सबसे सस्ता होगा मार्केट में। थर्ड, कि नहीं भैया आप ऐसा सोच सकते हो कि है ना मैं किसी एक स्पेसिफिक मार्केट पर टारगेट में, जैसे नीश मार्केट हमने देखा हुआ चैप्टर नंबर 4 में ये सब चीज़ें। तो आप प्रोडक्ट ऐसे तीन अलग अलग तीन चार चीज़ों से आप बना सकते हो। तो वही आपका प्रोडक्ट रहेगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से रहेगा, वही चीज़ वहाँ पे बुरी गिवन है। आपका पेरिशेबल रह सकता है, ड्यूरेबल रह सकता है, लग्जरी रह सकता है आपका प्रोडक्ट। आपका मतलब पेरिशेबल बोले तो कि नहीं भाई जो है ना कम टाइम पीरियड में ख़राब हो जाए, जैसे हमारे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो कम टाइम पीरियड में ख़राब हो जाते हैं, उसको आप बोलते हैं पेरिशेबल। हाँ, तो वैसा आप सोच सकते हो। तो वही आपका जो जो डिफरेंट आपका है ना प्रोडक्ट का रह सकता है, उस हिसाब से आपका आपके जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट में आप ला सकते हो, वही वहाँ पे प्रोडक्ट में गिवन है कि आप ये चीज़ कर सकते हो या ये चीज़ कर सकते हो, आप वो चीज़ कर सकते हो या वो चीज़ कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है ये चीज़ याद रखना कि आपका जो भी कस्टमर है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा, किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा।
और प्रोडक्ट के लिए हमने क्या देखा था यहाँ पे ऊपर, कस्टमर सोल्यूशन। क्या देखा था अभी हमने, कस्टमर सोल्यूशन। हाँ, नीचे आते हैं, अब देखते हैं हम लोग प्राइस। तो प्राइस स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्राइस मतलब हम सबको पता है कि नहीं यार, आप पैसे दोगे तभी वो आप सामने वाला बंदा आपको गुड्स एंड सर्विस देगा, गुड्स या सर्विस जो भी केस होगा उस केस में। तो अब बात ऐसी है कि प्राइस में आप क्या क्या कर सकते हो। प्राइस की वजह से क्या, आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो या आप लो प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आप हाई प्राइस चार्ज करते हो तो आपको कुछ तो भी डिफरेंशिएशन, आपको कुछ तो भी डिफरेंट चीज़ आपके कस्टमर को देना पड़ेगा। और अगर आप लो कॉस्ट चार्ज करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरा सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो, ताकि मेरा जितनी भी कॉस्ट लगी है उतनी कॉस्ट निकल जाए। तो आप प्राइस में ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है ना, वही वहाँ पे गिवन है सब प्राइस के केस में। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस। ये सबसे बड़ी, ये मतलब ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है आपकी, प्लेस। तो प्लेस में क्या आता है ना, प्लेस में ऐसा आ जाता है कि आप है ना, आपका बिजनेस जो है, सबसे पहला आज की तारीख में सबसे मेन चीज़, क्या तो ऑफलाइन करोगे या ऑनलाइन करोगे। आप आपके काफ़ी सारे स्टोर्स क्रिएट करोगे या ऑनलाइन जाके खुद अपना बिजनेस करोगे। सबसे पहला चीज़ ये है आज की तारीख में। प्लेस स्टैंड फॉर कंपनी एक्टिविटी डेट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू टारगेट कस्टमर। कि आपके टारगेट कस्टमर को आप प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल कराओगे, या ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे। सेकेंडली, क्या आप खुद अपने खुद के स्टोर्स बना के बेचोगे, या फॉर एग्जांपल अब जैसे आपको पता होगा कि अब जो डिटर्जेंट्स होते हैं अलग अलग, तो वो क्या करते हैं, वो डी मार्ट वगैरह रहते हैं, उनको डी मार्ट है या बिग बाजार है, उनको कम रेट पे देते हैं, तो वो ला के अपने टारगेटेड सप्लाई को देते हैं। तो आप प्लेस कौन से रहेंगे, आपकी जगह कौन सी रहेगी जो है ना कस्टमर, जहाँ पे कस्टमर को आपका प्रोडक्ट मिलेगा। या तो आप ऑनलाइन समझ लो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू बेचा होंगे या खुद के स्टोर्स के रेट, तो वो प्लेस जो रहेगी आपकी भैया, वो प्लेस कौन से रहेंगे, जो क्योंकि प्लेस भी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेंगे काफ़ी हद तक। आज आप लोग देखते हो कि हम लोग जब भी मोबाइल्स मंगाना रहता है, कोई भी मोबाइल मंगा रहा हूँ, तो मोबाइल मंगाने के लिए आप नॉर्मली अभी ऑनलाइन जाते हो। आप अभी मतलब मैक्सिमम लोग अभी ऑनलाइन ही जाके मोबाइल्स वगैरह बाय करते हैं। तो वही चीज़ है ना कि अब जो मोबाइल शॉपीज जो हैं वहाँ पे नॉर्मली रिपेयर वगैरह ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ पे रिपेयर वगैरह ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ वहाँ पे है कि प्लेस भी आप कौन से, आप अगर ऐसा है कि नहीं यार मैं स्टोर्स ओपन करूँगा बहुत सारे, तो आपको काफ़ी कैपिटल लगा के स्टोर्स ओपन कर रहे। वर्चुअल जाने में ऐसा है कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में जाते हो तो आपका प्रोडक्ट सर्च के इसमें ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नहीं आता है तो कस्टमर ऑब्वियसली, कस्टमर ने बाई भी करना चाहिए ना आपका प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट के रिव्यू भी अच्छे होने चाहिए। तो वही आपका प्लेस कि नहीं आप कस्टमर को जो भी आपका प्रोडक्ट दे रहे हो, वो प्रोडक्ट आप कहाँ पे दे रहे हो और कैसे दे रहे हो, वही वहाँ पे प्लेस में गिवन है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी प्रमोशन, ठीक है ना। प्रमोशन स्टैंड फॉर एक्टिविटी दैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द नेसेसरी मैसेज अबाउट अ प्रोडक्ट टू कैंपेन एंड परसुएट ट्रेड कस्टमर टू बाई इट। प्रमोशन मतलब क्या, प्रमोशन मतलब कि नहीं भाई आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हो अलग अलग तरीके से। अब एडवर्टाइजमेंट कौन से तरीके से करते हो, वो तरीके हमको नीचे गिवन है कि नहीं भाई आप कैसे कैसे आप कस्टमर को प्रमोशन आपका अपना कर सकते हो। पर प्रमोशन मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की बढ़ाई कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हो, आप अपनी कंपनी की तारीफ कर रहे हो, आप अपने जो है ना ये है गुड्स एंड सर्विस, उसको कुछ तो भी अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को प्रेजेंट कर रहे हो, वो हो गया हमारा प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या है, वो है ना किस तरीके से होता है, वो हमको नीचे गिवन है। प्रमोशन किस तरीके से होता है ये हमको नीचे गिवन है। सबसे पहले गिवन है हमको पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग के लिए आपको ये इमेज देखिए, डोर टू डोर सेल। पर्सनल सेलिंग बोलते क्या, डोर टू डोर सेल। हमारे यहाँ पे हम मैक्सिमम मतलब काफ़ी टाइम देखते हैं कि बाहर से मतलब है ना लोग आते हैं कि सर ये प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये ऐसा है, इसमें आप अगर ये यूज़ करो तो आपको ऐसा बेनिफिट होगा, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको ये एड ऑन चीज़ मिलेंगी जो आप बाहर से ले रहे हो उसके कंपेरिजन में। तो जो लोग डोर टू डोर सेल्स करते हैं, घर घर जाके बेचते हैं कि मैम ये है, सर ये है, ऐसा है, वैसा है, वो हो गया हमारा भैया पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में हमारा वही गिवन देखते हैं। Personal selling is one of the oldest form of promotion. It involves face-to-face interaction of sales forces with the prospective customer. ऐसा है ना, वो फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है कस्टमर के साथ उन लोगों का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने देखा था, लेकिन आप इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व रहती है, हाई कॉस्ट रहती है इसमें, ठीक है। और फिजिकल अटेंड टू ओनली
ओनली वन कस्टमर एट ए टाइम, आप एक बंदा, अब कोई भी समझ लो 2 लोग रहते हैं या 1 लोग रहता है, एक भी रहता है, तो वो जब आते हैं तो एट अ टाइम 1 या 2 कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं यार, अब जैसे घर के आप आजू बाजू में है तो दोनों जन आ गए, चलो ठीक है, दोनों से आप बता दे रहे हो, बट 1 या 2 कस्टमर को आप मैक्स टू मैक्स एट अ टाइम हैंडल कर सकते हो। तो मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ सकती है ये चीज़ की, और आप ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच जाओगे, ये भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा नंबर तक है ना लोगों के ज़्यादा लोगों के साथ पहुंचना चाहोगे, आप ज़्यादा लोगों को अपना पर्सनल सेलिंग से आप प्रमोशन करना चाहोगे, तो आपका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आएगी और आपको मतलब पॉसिबल काफ़ी मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये चीज़, वही वहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्टीजमेंट। क्या है भैया? एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट हमारा है नॉन पर्सनल, और ये हाईली फ्लेक्सिबल मेथड है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट में क्या रहता है, जब आप पॉम्पलेट्स बांटते हो, आपको पता होगा कि कभी कभी हमारा न्यूज़पेपर जो रहता है, न्यूज़पेपर में कभी कभी अंदर में हमारे को पॉम्पलेट आ जाता है, हाँ भैया ये ब्यूटी पार्लर खोल गया, कि नहीं भैया हाँ भैया ये कुछ तो भी नया चीज़ आ गया। ब्राउचर्स, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, आपको पता होगा न्यूज़पेपर में सेकेंड या थर्ड पेज पे वो एड्स आ जाती है कि है ना ये ऐसा है वो ऐसा है, ऐसे न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगजीन्स आती है, होर्डिंग्स आती हैं, डिस्प्ले बोर्ड्स आते हैं, रेडियो पे आपका कुछ ना कुछ आता है, रेडियो तो मतलब जो सुनते होंगे उनकी बात है, टेलीविजन पे आप देखते हो कि टीवी में अब है ना एडवर्टीजमेंट ही मोस्टली है ना मैटर करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के ही वो लोग, एडवर्टाइज से वो लोग इनकम कमा रहे हैं। इंटरनेट आप अब देखते होंगे कि चलो ठीक है, अब जो भी कुछ कुछ यूट्यूब चैनल जिनके मोनेटाइज हो चुके हैं, मतलब जो जो यूट्यूब चैनल रहते हैं, यूट्यूब चैनल के बीच में आपको ऐड प्ले होती है, स्टार्टिंग में ऐड प्ले होती है, वो हो गया इंटरनेट के थ्रू आपका जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो, ठीक है। या फिर आप जब फेसबुक पे जाते हो, आपको नहीं तो मतलब कोई भी आप है ना जो सोशल मीडिया पे जाते हो, तो आपको वहाँ पे है ना पहले ऐड आती है 5 सेकंड्स के बाद में, आप स्किप ऐड पे क्लिक कर देते हो, तो आप ऐड वो उतनी देखनी नहीं पड़ती, तो आप मैंडेटरी देख लो, तो उसके बाद आप वो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट उस तरीके से भी होती है। इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज, तो मीडिया में भी लोकल, रीजनल और नेशनल, तो मीडिया आपकी तीनों तरीके से हो सकती है, लोकल भी हो सकती है, रीजनल भी हो सकती है और नेशनल भी हो सकती है। तो एडवर्टाइजमेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा पब्लिसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा? पब्लिसिटी। हम क्या देख रहे हैं? मेथड ऑफ प्रमोशन, हम प्रमोशन किस किस तरह से कर सकते हो वो। सबसे पहले हमने देख लिया पर्सनल सेलिंग, नेक्स्ट देखिए हमने एडवर्टीजमेंट, अब थर्ड हम लोग देख रहे हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब क्या? पब्लिसिटी मतलब ये हो गया, ये देखिए बंदा, अब कुछ आप यूट्यूब पे एक मेरे को शायद दिया था, मैं पक्का नहीं बता रहा है, ये शायद वही नाम है, गैजेट गुरु नाम से एक है ना एप्लीकेशन है, गैजेट गुरु नाम से एक एप्लीकेशन है। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यू देते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट वैसा है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के वो रिव्यू देते हैं। तो उसी तरह से तो वो गैजेट गुरु वगैरह जो रहता है ना, वो ऐसे मतलब वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि शायद वही यूट्यूब चैनल है, तो वो लोग ऐसे फ्री में बताते कि ये ऐसा है, तो आपका प्रमोशन हो रहा है उस तरीके से, तो वही आपका गिवन है पब्लिसिटी, ठीक है। नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है ये एडवर्टाइजमेंट का। इसमें पेमेंट जो रहती है वो नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं रहती है, बट समटाइम पेमेंट इन्वॉल्व भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, समटाइम्स इन्वॉल्व होती है। वो बाहर भले बताई जाए नहीं बताई जाए, और समटाइम्स रहती है, ऐसा नहीं उठ रहा मैं सब लोगों में रहती है, कुछ टाइम रहते हैं हम लोग भी। अब जैसे कई लोग मैंने देखता हूँ कि यार है ना कुछ तो मैंने प्रोडक्ट लेता है तो उसका है ना अनबॉक्सिंग ऐसा करके डाल देता है कि हाँ भैया ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो वही चीज़ है वहाँ पे पब्लिसिटी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि भैया सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मतलब क्या? सेल्स प्रमोशन मतलब आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है, आप उस कस्टमर को डिस्काउंट्स देते हो, ताकि वो आपका डिस्काउंट दे रहे हो मतलब क्या, आपका प्रमोशन हो रहा है। सेकंड, ऑफर दे रहे हो आप कि भैया इतने पे इतने फ्री या ऐसा कुछ ऑफर दे रहे हो। कंटेस्ट दे रहे हो, मनी रिफंड दे रहे हो। अब जैसे आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, वॉट एवर आप जो भी चीज़ें तीनों में से जो भी यूज़ करते हो या तीनों यूज़ करते होंगे, तो उसमें आपको कभी कभी मनी रिफंड्स आ जाते हैं। इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा देते हो आप, कियोस्क देते हो, एग्जीबिशन एट फेयर, कंसिस्टेंटली सेल प्रमोशन, तो एग्जीबिशन रखते हो आप सेल्स प्रमोशन के लिए। तो ये इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें करते हो अपने सेल्स प्रमोशन के लिए। यही चीज़ें यहाँ पे हमारे आते हैं सेल्स प्रमोशन। हमने सबसे पहले देख रहे थे प्रमोशन। प्रमोशन में हमने 4 चीज़ें देखी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन। और हमारा मेन क्वेश्चन क्या चल रहा था भैया? 4P में हमने क्या क्या देखे थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग भैया? 4P को। 4P में हमने देखा था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में हमने ये 4 चीज़ें देखी थी। उस 4 चीज़ों में से हमारा जो प्रमोशन था, प्रमोशन में हमने 4 चीज़ें देखी थी, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन। अब ये हो गया हमारा मार्केटिंग मिक्स।
अब मार्केटिंग मिक्स के बाद आता है हमारा एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। क्या आता है अभी हमारा एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स तो है, वो 4 तो है, पर ये 4 के अलावा कुछ और एलिमेंट इसमें ऐड होंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। क्या बोलते हैं भैया हम इसको? एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स में क्या आ जाता है हमारा? पीपल। तो भैया एखादा बंदा आपका प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपको ये फोटो दिख रहा होगा, ये हमारे शाहरुख खान। तो शाहरुख खान बाइजू के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो हमारा बाइजू है ना एप्लीकेशन है, उसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे, लर्निंग एप्लीकेशन है। तो बाइजू का है ना, शाहरुख खान एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो वो हो गया कि नहीं भाई, आपका एक आधा बंदा आपका जो जिसको लोग काफ़ी मानते हैं, वो आपका प्रोडक्ट का बता रहा है कि भैया ये गुड्स ऐसा है, ये गुड्स वैसा है। तो आपका क्या हो रहा है? आपका प्रोडक्ट आगे जाके बायर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम वही चीज़ देख रहे थे, बायर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वही चीज़ हम देख रहे थे। ये चीज़ याद रखना, ये प्रमोशन के टाइप नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स से ये चीज़ रिलेट करना, ठीक है ना। आपको अगर रिटेल क्वेश्चन आता है कि एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स बताओ, तो आपको सिर्फ एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स ही लिख के आना। आपको ऐसा नहीं कि आप मार्केटिंग मिक्स के पूरा लिख के आओगे। एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स पूछा तो एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स लिखना, मार्केटिंग मिक्स पूछा तो मार्केटिंग मिक्स लिखना, और प्रमोशन के 4 टाइप्स पूछे तो प्रमोशन के वो चारों टाइप्स लिख के आना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस, कि आप लोग अपने प्रोसेस बता दे रहे हो कस्टमर को कि नहीं भाई हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो प्रोसेस बताने से क्या हो जाता है ना, कि आपके जो भी कस्टमर होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कि नहीं यार ये कंपनी तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका प्रोडक्ट बना रही है। तो है ना, उससे क्या होता है कि है ना, कस्टमर इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं यार ये कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस मतलब क्या? आप जैसे है ना, आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाते हो, तो क्या आप वो चीज़ को छू सकते हो? आंसर इज नो। पहले मतलब गुड्स आने के घर पे आने के पहले, हाँ। बट अभी वही आप अगर किसी मॉल में जाते हो, किसी मॉल में आपका अगर कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो आप उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली छू सकते हो। तो वही चीज़ है कि नहीं यार, आप लोग कोई है ना, जैसे आप कोई क्लोथ्स बाय कर रहे हो, तो क्लोथ्स बाय कर रहे हो तो आप ऑनलाइन अगर मंगाओगे तो आपके घर पे आने के बाद भले वो दिखने में बहुत बढ़िया है, वो कपड़ा अच्छा है या नहीं है, तो आपका घर पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये कपड़ा अच्छा नहीं है। बट वही चीज़ अगर आप है ना मॉल में जाके देखते हो, तो हाँ भैया आप कपड़ा अच्छा सा आप देख सकते हो, वो आपकी चीज़ वही चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बायर को। ये हमने देखा एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स। एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स में हमने 3 चीजें देखी, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। कौन से? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब मैंने मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन के चारों टाइप और एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स, ये चीज़ पे इतना गौर क्यों किया कि भैया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार बन चुके हैं। तीनों क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। मार्केटिंग मिक्स में हमने चारों टाइप देखे थे, है ना, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चीज़ और प्रोडक्ट, ये चारों चीज़ हमने देखी। प्रमोशन में हमने 4 टाइप देखे, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन। और एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स में देखा हमने पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछे चुका है कि ये एक्सपांडेड मार्केटिंग मिक्स क्या है, या पब्लिसिटी के हमारे सॉरी प्रमोशन के हमारे 4 टाइप कौन से है, या हमारे मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसलिए मैंने ये चीज़ें काफ़ी आपको है ना ध्यान रख के बता के ऐसा बताया है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है पेरिक्विट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए क्या क्या चीज़ देखना है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, डायग्नोसिस के भी आपको स्वॉट एनालिसिस करना है, आपका स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, आपका अपॉर्चुनिटीज़ क्या, आपके थ्रेट्स क्या, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। वही वहाँ पे सब गिवन है। उसके बाद में आपको जो आप मार्केटिंग मिस करते हो, जब भी आप कोई भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लाते हो, उसमें सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, कंट्रोल करना है। आप प्लान करते हो कि नहीं भाई मैं इस तरह से मैं मेरी मार्केटिंग करूँगा, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हो कि नहीं आपने अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ गलत कर दे, वो चीज़ को मैं किस तरह से सुधारूंगा, वो आ गया आपका कंट्रोल में। इस तरह से होता है आपका प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट और ब्रांड प्लान में भी कंटेंट डिफरेंट सेक्शंस, एग्जीक्यूशन समरी, करंट मार्केट सिचुएशन, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, एनालाइज, ऑब्जेक्टिव एंड इशू, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक्शन, प्रमोशन, बजट एंड कंट्रोल, ठीक है। ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रह सकती है हमारी काय में, जो भी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें, ठीक है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि नहीं भाई इसके अंदर मतलब मैं क्वेश्चन ये बोलना चाहते हैं कि आप जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, उसमें आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले
एग्जीक्यूटिव समरी आपको बनानी है। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब कि वो आपको बताएगा कि नहीं भैया आपको क्या कैसे करना है, वो आपको एग्जीक्यूटिव समरी में बताएंगे। सेकंड, आपको करंट मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करना है कि हमारी अभी फिलहाल में करंट मार्केट सिचुएशन कैसा है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे यहाँ पे अभी समझ लीजिए कि नहीं यार अभी है ना नोटबंदी हुई है, थोड़ी मतलब नोटबंदी हुई है। तो नोटबंदी होने के बाद आपको थोड़े टाइम पीरियड आपको जो कैश है ना सेल है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए मे बी आपकी इन्फ्लुएंस हो सकती है। हाँ, तो आपको क्या करना है उस टाइम पीरियड में कि नहीं यार आपको है ना ये ज़्यादा करना है, क्या बोलते हैं है ना, डिजिटली चला जाना चाहिए, तो उससे आपको फायदा होगा। तो वो मार्केट सिचुएशन जैसे रहेंगे आपको उस तरह से मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करना है। उसमें क्या क्या हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन को मार्केट डिस्क्रिप्शन, आपका मार्केट का डिस्क्रिप्शन से कैसा है, प्रोडक्ट रिव्यू कि आपका प्रोडक्ट का कस्टमर ने कैसा रिव्यू दिया है, तो वो आपको प्रोडक्ट रिव्यू में देखना है। एनालाइज द कंपटीशन, आपको आपके कंपटीशन को एनालाइज करना है। अ सेक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन में देखना है। उसके बाद में आपको देखना है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन कि आपको आपकी जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपके कौन से थ्रेट्स है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन से आपको अपॉर्चुनिटीज है, ताकि आपका बिजनेस आगे जाके ग्रो कर सके। आपको वो चीज़ें सब देखनी है। थ्रेड्स बोले तो कि नहीं यार है ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन सी है ना चीज़ अभी खराब हो सकती है, और अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारी कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती है जो हमारे साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटर को मिलेंगे, और वो हमारे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ ये हमने शायद से चैप्टर नंबर 2 या 3 में देखे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ आपने देखे 2 में ही देखे पक्का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हमें ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल सेट करने हैं हमारे कि नहीं यार हमारे ये ऑब्जेक्टिव हमारे ये गोल्स है। ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेट करना इन द सेंस कि यार हम इस तरह से मार्केटिंग में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें करेंगे, हमारा ये चीज़ होगा, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल्स सिलेक्ट करना है। हमारे थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये चारों चीज़ें देखने के बाद, ठीक है ना। उसके बाद में हमने देखा था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी फॉर्मुलेट फॉर ऑल मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट, ठीक है ना। हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेंगी उसमें सारे मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी इज अ मार्केटिंग लॉजिकल बाय बिजनेस यूनिट होप्स वो अचीव। और अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो रहती है, अब कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है वो हमको नीचे गिवन है। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। ये देखिए, ये जो चीज़ है ना ये हमें यहाँ पे पूरे गिवन है। यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे, ये यहाँ पे पूरे गिवन है, ठीक है ना। टेक्निक्स कौन से यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में लास्टली हमको करना है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और इन्वॉल्व मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिजल्ट एंड देयर इवोल्यूशन। हमें स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करना है, उसमें जो भी रिजल्ट आता है हमें उसको इवेल्यूट करना है। हमारा अगर कुछ गलत होता है तो हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, वही चीज़ हमारे वहाँ पे गिवन है। अब हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की टेक्निक कौन से होते हैं ये हमको लोग को देखना है, ठीक है। तो अब है हमारे भैया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक की, हमें कौन सी मार्केटिंग की टेक्निक्स हमको गिवन है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे को गिवन है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग मतलब क्या होता है, तो सोशल मार्केटिंग मतलब भैया कि यार आप किसी सोशल आइडिया का है ना, सोशल जो कोई भी आपका आइडिया रहता है उसके थ्रू आप कोई तो भी मार्केटिंग कर रहे हो। मतलब क्या मतलब, एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब एक आधी बड़ी कंपनी है, टाटा जैसी कंपनी से, तो वो नहीं तो टाटा नहीं, ऐसे कोई भी कंपनी है बड़ी, तो वो कोई भी बड़ी कंपनी के जो भी इम्प्लॉयज़ वो लोग रहेंगे वो है ना बाहर जाके कुछ तो भी सोशल वर्क करेंगे, सोशल कैंपेन्स वगैरह करेंगे, और फिर उसके बाद में वो है ना कंपनी की टी शर्ट्स वगैरह पहने रहेंगे। तो उस तरह से कंपनी की मार्केटिंग होगी। नहीं भाई ये कंपनी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं, तो वो हो गया हमारा सोशल मार्केटिंग। उसके बाद में ये सोशल मार्केटिंग हमें ना मार्केटिंग थ्रू सोशल आइडिया, ये चीज़ आपको नहीं याद रखना। नेक्स्ट हमने देखा ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब क्या होता है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब भैया आप कुछ तो भी एड ऑन सर्विस दे रहे हो आपके कस्टमर को। आपके जो भी कस्टमर है वो आप उनको कुछ तो भी एड ऑन सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि नहीं यार अब है ना कई सारे एप्लीकेशंस आ गए, वहाँ पे है ना मूवीज़ ऑन डिमांड की एप्लीकेशन आ गई है। जो हमारे कंप्यूटर्स रहते हैं, अब कंप्यूटर ऑनलाइन रिपेयर, मतलब ऑनलाइन रिपेयर करने की वो कंसल्टेंसी सर्विस देते कि नहीं यार ऐसे ऐसे कर लो आप, है ना। तो वो मतलब ऐसे जो भी एड ऑगमेंटेड मार्केट मतलब किसी को भी आप एड ऑन सर्विस देते हो अपने कस्टमर को। जैसे अब टू व्हीलर में आप एग्जांपल देखो कि आप टू व्हीलर में अपने को है ना आगे टू व्हीलर में आपको है ना जब आपका डिलीवरी हो जाती है, आपको मतलब बाइक मिल जाती है आपकी, तो बाइक मिलने के बाद भी जब भी आपके बाइक में रिपेयर की जरूरत है तो स्टार्टिंग में 3-4 रिपेयर या 3-4 सर्विसेज वो फ्री देते हैं। तो वही हो गया कि आप एड ऑन सर्विस क्या दे रहे हो। उसके बाद हमने देखा था डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आएगा कि नहीं भाई आपने कॉल कर दिया,
आपने ईमेल कर दिया, आपने टीवी शॉपिंग मतलब आप है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कर रहे हो। इस तरह से आप जो डायरेक्टली मार्केटिंग कर रहे हो, डायरेक्टली आप मार्केटिंग कर रहे हो अपना प्रोडक्ट का, वो हो गया हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या हो गया हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग। अब एग्जाम में क्या होगा कि इनमें से 3 या 4 आपको गिवन रहेंगे कि नहीं भाई ये 3 है ये 4 है, इनका आपको बताना है एक। तो आपको हर एक के जितना यहाँ पे गिवन है 4-5 लाइंस, तो उसके एक पॉइंट बना के देखना है आपको। फक्त ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि बोलना क्या चाहता है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको, सोशल मार्केटिंग, सोशल आइडिया के थ्रू आपको कुछ तो भी प्रमोट करना। ऑगमेंटिंग मार्केटिंग आपको एड ऑन सर्विस देना है। डायरेक्ट मार्केटिंग आप डायरेक्टली कस्टमर से रिलेट करते, कॉल थ्रू ईमेल आप है ना कुछ दे रहे हो, वो हो गया आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। उसके बाद है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पुराने कस्टमर है क्या, उनको कुछ तो भी एड ऑन सर्विस देने का, ठीक है, ताकि उनको मतलब ऐसा लगे कि नहीं यार हमारे हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है हमारा एयरपोर्ट्स का। तो एयरपोर्ट्स में जो भी है ना कस्टमर्स बार बार ट्रैवल करते हैं, तो उनको वो है ना कुछ तो भी एड ऑन सर्विस देते हैं। LIC का एग्जांपल है हमारा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी की बात की नहीं भैया, आपकी है ना जिंदगी के बाद मतलब आपके लाइफ के बाद भी, मतलब आपकी है ना आगे जाके कभी भी डेथ होगी तब है ना उसके बाद भी LIC आपके साथ है। आप LIC आपको है ना ये सर्विस देंगी। तो वो LIC का एग्जांपल, यहाँ पे एयरलाइन का एग्जांपल गिवन है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में आप जब है ना ज़्यादा टाइम उनके बुकिंग करते हो, तो वो लोग कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट्स, एड ऑन सर्विसेज ऐसा कुछ देते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करने से उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उनके साथ में। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। उसके बाद में आता है हमारा सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग मतलब क्या, सर्विस मार्केटिंग मतलब यह कि नहीं यार आप सर्विस सेक्टर के जो भी लोग हैं सर्विस सेक्टर के, उनकी मार्केटिंग कर रहे हो। अब सर्विस सेक्टर के लोग बोले तो कौन, तो सर्विस इंडस्ट्री बोले तो हम लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी मतलब सर्विस दे रहे, गुड्स नहीं दे रहे, वो कुछ सर्विस दे रहे, लॉयर है, डॉक्टर्स हैं, तो ये सर्विस दे रहे, कुछ गुड्स दे रहे क्या, नहीं है, ये सर्विस दे रहे। तो वो उनकी जब आप मार्केटिंग करते हो तो हो गया हमारा सर्विस मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा आ गया पर्सन मार्केटिंग। अब आप लोग कई बार देखते हो पर्सन मार्केटिंग में पॉलिटिशियन है एक आधे, अब हमारे मोदी जी है, राहुल जी है, और मतलब काफ़ी लोग हैं। तो है ना जब वो किसी है ना पॉलिटिशियन का, किसी स्पोर्ट पर्सन का, किसी फिल्म स्टार का जब प्रमोशन होता है, जब किसी को बताया जाता है, जब उनकी मार्केटिंग होती है, तो वो हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निव्या पर्सन मार्केटिंग। क्या बोलते हैं हम, पर्सन मार्केटिंग। वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को कर रहे हो। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग मतलब आपने एक चीज़ देखा होगा, सुना होगा, रिलायंस भरोसे का प्रतीक, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलायंस ने ऐसे बीच में एडवर्टाइजमेंट दी कि रिलायंस भरोसे का प्रतीक। तो रिलायंस मतलब क्या, आप क्या बोलना चाहते हो भाई, आपका जो है ना रिलायंस का जियो का स्टोर है, रिलायंस रिटेल है, आप कौन सा बोलना चाहते हो। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं बता रहे, आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे, वो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। क्या भैया ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज करती है, द आंसर इज नो। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी भी करती है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, वो भी करते हैं, मतलब दोनों करते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो वो भी करेगी। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। उसके बाद हमारा है प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग मतलब क्या, प्लेस मार्केटिंग मतलब आपने वो एडवर्टाइज एक देखी होंगी अमिताभ बच्चन की है कि नहीं भैया कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो वो गुजरात मतलब वो एक आधी प्लेस का प्रमोशन कर रहे हैं, एक आधी प्लेस का वो प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं भैया है ना आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे कुछ दिन रहिए, आपको ये है ना अच्छा लगेगा। तो वो प्लेस, किसी प्लेस का प्रमोशन कर, तो हो गया हमारा प्लेस मार्केटिंग। नेक्स्ट है हमारा इनलाइटेड मार्केटिंग। तो इनलाइटेड मार्केटिंग मतलब क्या कि नहीं भैया आप है ना कि आपने जो सोचा वो चीज़ से आपके जो भी मेंबर्स वगैरह हैं कंपनी के, वो सेटिस्फाई है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया लॉन्ग रन में आपकी कंपनी काम करेगी। ये मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको, इनलाइटेड मार्केटिंग इट इज़ अ मार्केटिंग फिलोसॉफी holding that a company's marketing should be support the best long run performance of the marketing strategy that beyond a privileged mindset. इट्स 5 प्रिंसिपल इंक्लूड कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, आप कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करते हो, इनोवेटिव मार्केटिंग करते हो, वैल्यू मार्केटिंग करते हो जो वैल्यू ऐड करता है कस्टमर को, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब क्या, डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब यार नहीं भैया फॉर्म हमारी जो भी कंपनी है वो कंपनी एक टारगेट मतलब एक सेगमेंट एक लेती है कि नहीं भाई ये चीज़ में हम बेचेंगे, लेकिन वो चीज़ में वो 3-4 चीज़ें बेचती है, वो सेगमेंट में पर्टिकुलर सेगमेंट में ही हमारे 3-4 प्रोडक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड,
अब आप जो सोप यूज़ करते हो, सोप में देखो आप लाइफबॉय यूज़ करो, लक्स यूज़ करो, रेक्सोना यूज़ करो, ठीक है, या आप डव यूज़ करो या पेयर यूज़ करो। ये पांचों सोप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की है, ठीक है ना। तो अब लाइफबॉय में वो बोलते हैं कि नहीं यार आप, है ना, लाइफबॉय की एडवर्टाइज आती है कि 99.99% जर्म्स मर जाएंगे, तो जर्म्स मारना आपको लाइफबॉय यूज़ करो। लक्स में आपको करीना कपूर जैसी स्किन हो ना, आप लक्स यूज़ करो, है ना। डव में आपकी स्किन सॉफ्ट हो ना, आपने डव यूज़ करो। पेयर्स में आप ऐसे सूरज से देखो, एक साथ में इनसे मतलब 10-12 ऐसे साबुन लेके बैठो, ऐसा बोलना इनका ऐसा नहीं है। और बात ऐसी है कि नहीं यार, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लिमिटेड कंपनी है HUL, वो कंपनी HUL कंपनी अब, है ना, एक सेगमेंट डिसाइड किया उन्होंने कि नहीं भाई हम, है ना, सोप बनाएंगे। पर सोप में क्या देखो, अगर है ना कोई तो भी पॉपुलर कौन से हमारे लाइफबॉय लक्स रेक्सोना ये पॉपुलर चीज में आ गए, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट लोगों के लिए बनाई इन्होंने डव और पेयर्स। तो वही बात है कि नहीं यार, ये मतलब वो सोप में भी इनके काफी सारे प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज है वहाँ पे डिफरेंशियल मार्केटिंग। उसके बाद है हमारा सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग मतलब भी हमारी डिमांड के हिसाब से हम प्राइस चेंज करते हैं। डिमांड के हिसाब से प्राइस चेंज करना मतलब आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जो भी हमारे टॉकीज रहते हैं, थिएटर्स वगैरह रहता है, तो वहाँ पे अपन जो मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी में क्या हो जाता है नॉर्मली, संडे के दिन, है ना, थोड़े प्राइजेस ज़्यादा रहता है। संडे के दिन प्राइजेस ज़्यादा रहते हैं कंपेरेटिवली आपके जो, है ना, अदर्स डेज रहते हैं। कंपेरेटिवली आपको जो मंडे टू फ्राइडे रहता है, सैटरडे को भी टिकट ठीक ठाक रहती है, बट सैटरडे संडे प्राइस ज़्यादा रहती है, बट मंडे टू फ्राइडे आपके प्राइस ठीक ठाक रहता है। तो वही वहाँ पे है कि आप जैसे भी, है ना, आपकी डिमांड है, आपकी डिमांड आपको पता है कि नहीं यार सैटरडे संडे ज़्यादा है, उस दिन आप हाई भी प्राइस चार्ज कर दोगे तो भी लोग आएंगे, लोग मूवी देखेंगे, क्योंकि उस दिन हॉलीडे हो रहता है, लोगों को छुट्टी होती है, लोग, है ना, फ्री रहता है। तो वही वहाँ पे गिवन है सिंक्रो मार्केटिंग में कि नहीं यार, आपकी जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट है वो, है ना, आप उस तरह, आपकी जैसी डिमांड है उस तरह से आप प्राइस सेट करो तो अपने प्रोडक्ट का। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ मैं, कि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में, आपके गर्मी के दिनों में जो, है ना, स्वेटर्स वगैरह रहता है उनके रेट्स कम रहते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि नहीं यार सेल नहीं है, अभी बेच दो। उनको बेचना है मतलब बेचना है, ऐसा स्टॉक अभी संभाल कर। दिवाली समझ लो अभी जस्ट, है ना, फॉर एग्जांपल अभी दिवाली वगैरह है तो अभी जस्ट, है ना, 15 दिन पहले खत्म हो गई है, अभी दिवाली एक साल बाद आएंगे, उनके पास स्टॉक पड़ा है थोड़ा बहुत, तो वो क्या सोचेंगे कम प्राइस भी आ जाए, चलो ठीक है प्रॉफिट ना निकले, पर इतना माल निकल जाए अगले अगले साल तक संभालने का काम नहीं आएगा, मतलब वही हिसाब से वो निकालने के तरीके में रहते हैं। तो वही है सिंक्रो मार्केटिंग के लिए। आप, है ना, जब दिवाली के टाइम था तब आपको प्राइस ज़्यादा चार्ज किया आपने, बट दिवाली के बाद आपने प्राइस कम कर दिया, वही है सिंक्रो मार्केटिंग। उसके बाद है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग मतलब भैया आप किसी नीश मार्केट को, आप किसी स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करते हो, वही मार्केट में आप, है ना, प्रोडक्ट अपने लॉन्च करते हो, ठीक है। और वही हो गया आपका कॉन्सेंट्रेट मार्केटिंग। नहीं आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा डी मार्केटिंग। क्या किया मैंने, डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उस प्रोडक्ट की डी मार्केटिंग करोगे, नहीं भाई ये चीज़ लो ही मत, ये चीज़ खराब है, ऐसा नहीं है। आप वो चीज़ की डिमांड कम करना चाहते हो, आप वो चीज़ की डिमांड कम करना चाहते हो ताकि आपकी, है ना, वो चीज़ की डिमांड आप थोड़ी सी कम करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर देते हो, थोड़ी सी कम, क्योंकि वो ओवर हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है। यहाँ पे एग्जांपल की मैंने मैं वो बता देता हूँ, वही एग्जांपल, मतलब बसेस आर ओवरलोडेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, रोड्स आर बिजी फॉर मोस्ट ऑफ टाइम, zoology parks are overcrowded on Saturday, Sundays and holidays. हेयर डी मार्केटिंग कैन अप्लाई टू रेगुलेट डिमांड। मतलब, है ना, यहाँ पे तीनों चीज़ों में आप, है ना, डी मार्केटिंग मतलब कि आप डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते डिमांड को, बट थोड़ा कम करना चाहते हो, ठीक है ना, वही आपका डी मार्केटिंग। तो ये हो गया आपका पूरा मार्केटिंग का, जो भी हमने अभी तक देखा है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमने अभी तक देख ली। अब हम लोग देख रहे भैया फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। अब फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की कंपनी को ज़रूरत क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत ये है कि नहीं यार भैया, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी अगर नहीं होंगी तो आप खुद सोचो कंपनी कैसे रन करेंगे। आप कहीं पे भी कैसे भी कितना भी पैसा कुछ भी तरह से अंशन लगा रहे हो तो वो चीज़ काम की नहीं ना यार। आपको एक वे होना कि नहीं यार मैं इतना पैसा इस चीज़ में लगाऊंगा, ऐसा ऐसा इस तरह से करूंगा। आपका अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड, अगर आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड भी है, पर तो भी आपको, है ना, आपके जो भी लोग डोनेशन कर रहे हैं उनका पैसा आपको, है ना, इस तरह से लगना है कि वो पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऐसा नहीं कि आपका पैसा, है ना, है ना, कैसे भी किसी भी तरह से वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना ना। इसलिए आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम some example of decision that may require a financial and accounting policy are, कि आपको जो भी फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पॉलिसी रहते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होना। सबसे पहले
टू रेज कैपिटल विद शॉर्ट टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, प्रेफरेंस स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक, कि आपको कैपिटल रेज करने में हेल्प लाएगा। लीज और बाय फिक्स एसेट, कि आपको फिक्स एसेट लीज पे लेना चाहिए या बाय करना चाहिए, कि आपको लीज में लेके फायदा है भैया या बाय करके। अगर बाय करके फायदा है तो बाय करके लीजिए, लीज करके लीजिए। डिटरमाइन एंड अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप ध्यान रखोगे ना, यहाँ पे आपको सब चीज़ें रिलेटेड होंगी कि डिविडेंड हम पे करें कि नहीं करें, करे तो कितना करें। डिविडेंड पहली चीज़ तो पे करे या नहीं करे, और सेकंड चीज़ अगर पे करे तो भैया कितना करे, तो वो हो गया हमारा डिटरमाइन एंड अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, हमारा अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो भी हमारे डेटर्स लोग हैं, वो डेटर्स लोगों को हम कितने दिनों का टाइम दे कि नहीं यार उन लोगों ने उतने दिन में आपका पेमेंट कर देना चाहिए। टू इस्टेब्लिश अ सर्टन परसेंटेज डिस्काउंट ऑन अकाउंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि उनको कितना डिस्काउंट देना, क्या देना। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैश दैट शुड बी केप्ट इन हैंड, कि हमारे हाथ में कितना कैश रखना। वही है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट देखा भी होगा, तो कैश मैनेजमेंट नाम से आपको चैप्टर है, वर्किंग ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है कैश मैनेजमेंट का, उसमें आपने देखा हुआ ये चीज़। सबसे पहले द मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज आर, ठीक है ना, वो चीज़ देख रहे हैं। तो हमें एक चीज़ पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा हुआ ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो सुन लीजिए, ऐसे हैं ये चीज़, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत डिप्रेस्ड हो गए। आपको पैसे लाने के दो सोर्स होते हैं, डेप्ट इक्विटी, मेनली दो सोर्स होते हैं, मेनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऐसे होते हैं तीसरा भी सोर्स होता है, मतलब डेप्ट एंड इक्विटी, मोस्टली डू ही होते हैं डेप्ट एंड इक्विटी, ठीक है। अब या तो आप डेप्ट से ला सकते हो या इक्विटी से ला सकते हो। अब डेप्ट का फ़ायदा क्या है भैया, कि डेप्ट में आपको जब आप किसी से लोन लेते हो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता, सबसे बड़ी चीज़ आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अगर आप समझ पा रहे होंगे, हम सेल्स लेते हैं, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, मतलब पर आपको है यही ग्रुप में सब्जेक्ट है, तो आपको वो चीज़ भी आनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप लेते हो सेल्स में से आप है ना कॉस्ट माइनस करते हो, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट करने के बाद आपका आता है अपना ईबीआईटी, हाँ सही है, ईबीआईटी आएगा। ईबीआईटी बाद में आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, ईबीटी आता है। तो इंटरेस्ट पहले माइनस कर दो, उसके बाद आप टैक्स पर कर दो, क्लियर है ना, पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, उसके बाद आप टैक्स पे करते हो। तो वही चीज़ है कि आपको डेब्ट जब लेते हो, आप किसी से बाहर से डेब्ट रेस करते हो, आपको उसमें टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको वो टैक्सेशन का बेनिफिट हो जाता है। सेकंड, डेब्ट का फायदा बता रहा हूँ मैं आपको, वही नीचे गिवन है सब चीज़ें, मैं आपको है ना अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में लिखते आना चाहिए सब चीज़ें। डेब्ट में सेकंड फायदा आपको होता है कि नहीं भैया, आप जब है ना आपका जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनमें ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डिंग्स बढ़ती नहीं है। पहले भी हमारे कंपनी 10 लोग मेंबर्स थे, अभी भी 10 लोग मेंबर है, आगे भी 10 लोग मेंबर रहेंगे। ये हो गया हमारा डेब्ट का दूसरा फायदा। अब इक्विटी का क्या फायदा होगा, इक्विटी का पहला फायदा, अगर कंपनी में लॉसेस हुए, तो आपको फिक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या, मतलब अभी कोविड के टाइम में हमने देखा कि कई कंपनी बंद पड़ गई, कई कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि नहीं भैया उन लोगों के पास पैसा नहीं था कंपनी चलाने के लिए। तो वही हमारे वही वो पैसा नहीं था इन द सेंस, क्या कंपनी तो बंद है ना, उनको थोड़ा बहुत इंप्लॉय लोगों को पैसा देना है वो तो ठीक है, और जो डेब्ट है डेब्ट का उनको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो तो पे करना ही पड़ रहा है। तो वही वहाँ पे चीज़ गिवन है कि आपको इक्विटी में वो चीज़ ध्यान रख रहा है। तो अप्रोप्रिएट मिक्स होना काफ़ी ज़रूरी है डेब्ट और इक्विटी का, उससे आपका बराबर प्रॉफिट निकला। अब एप्रोप्रिएट मिक्स भी कितना होता है, एप्रोप्रिएट मिक्स क्या होता है, एप्रोप्रिएट पे कितना रखना चाहिए, वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन डेप्थ गिवन है। आपने कितना डिविडेंड देना ये चीज़ भी गिवन है, आपने पैसा कहाँ से रेज करना, तीन चीज़ याद रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है वहाँ पे भी, पैसा कहाँ से रेज करना, डेप्ट इक्विटी वगैरह, पैसा कहाँ पे लगाना, ठीक है ना, कि इसमें इतना लगाना, आपने फिक्स्ड कैपिटल में कितना लगाना, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी वो फिक्स्ड कॉस्ट की इसमें कितना लगाना, वर्किंग कैपिटल में आपका कितना लगाना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से आपका उसमें चैप्टर है, और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी आपका वहाँ पे चलता है, डेटर को कितना टाइम देना। और उसके बाद में यहाँ पे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी चैप्टर्स के नाम है ना, उस सब पे एक लाइन बना के एग्जाम में लिख के आ जाना पॉइंटर के फॉर्म में, ठीक है ना, वही चीज़ वहाँ पे गिवन है। और बाद में शेयर होल्डर को रिटर्न देना कि नहीं देना तो कितना देना, वो सब चीज़ें वही वहाँ पे आपको डेब्ट एंड इक्विटी के फायदे सब गिवन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको गिवन है टाइप्स ऑफ बजट। अब ये चीज़ आपने बजट चैप्टर आपका कॉस्टिंग में आता है ग्रुप 1 में एक तो, और एक बजट आपने है ना मे बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा हुआ है, मेरे को इतना याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो देखते हैं हम लोग कैश बजट
ऑपरेटिंग बजट रहता है, सेल्स बजट रहता है, प्रॉफिट बजट रहता है, फैक्ट्री बजट रहता है, कैपिटल बजट रहता है, एक्सपेंस बजट रहता है, डिविजनल बजट रहता है, वेरिएबल बजट रहता है, फ्लेक्सिबल बजट रहता है, फिक्स्ड बजट रहता है। इतने हमारे हैं भैया बजट के टाइप्स। क्या है भैया? हमारे बजट्स के टाइप। तो आपको ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसे सुन लेनी चाहिए कि नहीं यार एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बजट, अब ऐसा नहीं हो जाए, पैनिक नहीं हो जाओ कि भैया एग्जाम में ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है तो 3 मार्क्स में आपको लिखने आना चाहिए बजट के टाइप कौन से, ठीक है भैया। उसके बाद में फाइनेंशियल बजट के हमारे लिमिटेशन है, उनसे फाइनेंशियल बजट के हमारे लिमिटेशन है। फर्स्ट, जो बजटरी प्रोग्राम है डिटेल डेटा और वो ज़्यादा खर्च के रहते हैं, क्योंकि हम जो फाइनेंशियल बजट बनाते हैं तो हम CFA CA इनको अपॉइंट करते हैं, तो इसके वजह से हमें काफ़ी खर्चा देना, काफ़ी उनको मतलब जो उनके जो भी सैलरी रहेंगी या जो भी उनको हमने डिसाइडेड हमारा पैसे रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो वो हमारा एक तो डिसएडवांटेज है। सेकेंड हमारा है कि है ना फाइनेंशियल बजट जो है वो सब्सटीट्यूट बन सकता है फॉर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या मतलब भैया कि नहीं यार फाइनेंशियल बजट बनाना ये एंड नहीं है, एक अपने आप में खत्म चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल बजट बनाने के बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसके बाद में उसमें कुछ अगर अनसर्टिनिटीज आ सकती है, जैसे कि अभी कोविड वगैरह आ गया, ऐसे कुछ अनसर्टिनिटीज आती है, आपको वो भी चीज़ देखनी है, वो सब चीज़ें वहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड, कि आप जो भी फंड है उनको आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, मैनेजमेंट ऑफ फंड करना है। मैंने वही चीज़ आपको पहले ही बता दी कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी आपके चैप्टर्स के नेम है, जितना भी आपको उनसे इंडेप्थ का कंसेप्ट आपको याद आता है, वो सब कंसेप्ट पॉइंटर के फॉर्म में लिख के आ जाए ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप ये चीज़ रट नहीं सकते, ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ आप रट नहीं सकते। और ये चीज़ वही गिवन है कि डिविडेंड देना नहीं देना, कैसे करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना, कितने करना। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली गिवन है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि नहीं भाई उस पर क्वेश्चंस वगैरह बना के गिवन है, वही चीज़ वहाँ पे फाइनेंशियल में है। इवेल्युएशन द वर्थ ऑफ बिजनेस, ये क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में आया तो आ सकता है, ये चीज़ याद भी रखना। इवेल्यूशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस कि भैया आपका जो भी बिजनेस है उसकी कीमत कितनी है, ये चीज़ कैसे देखें कि भैया मेरा एक बिजनेस है, मेरे को देखना है कि उसकी आज कीमत कितनी है, तो वो कैसे देखूंगा मैं। तो इवेल्यूशन ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हैं 3 अप्रोचेस। कितने भैया? 3 अप्रोचेस। सबसे फर्स्ट अप्रोचेस में हमको सबसे पहले दिया है नेटवर्थ और शेयर होल्डर्स इक्विटी, वो गिवन है, ठीक है ना। फर्स्ट अप्रोच में हमारा गिवन है एसेट माइनस लायबिलिटीज। सबसे पहले आप एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो, है ना। उसके बाद में आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू असेट। उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो अमाउंट ऑफ गुडविल जो भी होगा, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू ऑफ असेट, ये चीज़ कर दो। आपको ये चीज़ नॉर्मली आपको सिर्फ याद रखनी है। आपको नेटवर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये चीज़ याद रखना। इक्विटी के लिए आपको पता होगा कि एसेट साइड में से अगर लाइबिलिटी साइड हम इक्विटी छोड़ के सब माइनस करते हैं, हमारा इक्विटी आ जाता है। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे उस ऐसे तरीके से बनाई कि आपको एग्जाम में याद है, इसलिए मैंने ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि आपको याद रही भी जाएगा ये चीज़। सेकेंड अप्रोच हमारा सबसे पहले कि जो भी हमारा 5 टाइम्स ऑफ फर्म्स करंट एनुअल प्रॉफिट, हमारा जो भी फर्म का करंट एनुअल प्रॉफिट होगा उसका 5 टाइम्स, या फिर और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेवल कुड बी ऑल्सो यूज। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेवल, तो वही मैंने ऊपर गिवन है वहाँ पे करंट एनुअल प्रॉफिट इंटू 5 और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेवल, ये दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसलिए मैंने और भी लेगा। अब भी हमारी थर्ड अप्रोच क्या है? थर्ड अप्रोच में हमारे को 3 चीज़ें की बना है। थर्ड अप्रोच के हमारी 3 मेथड है। 3 मेथड में से कौन से भी मेथड आप यूज़ करते हो। सब नंबर 1 मेथड कि आपकी जो सिमिलर कंपनी है, आप जिस प्रोडक्ट की कंपनी है उसी प्रोडक्ट की जो सिमिलर कंपनी है, वो कंपनी की जो भी सेलिंग प्राइस रहेंगी वो आपकी, वही आपके बिजनेस की नेटवर्क, वही बिजनेस की आपकी है, ठीक है ना। जो आपकी सिमिलर कंपनी की सेलिंग प्राइस है वही, ठीक है। सेकंड अप्रोच हमारा गिवन है कि प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड भी बोलते हैं सेकंड अप्रोच। सेकंड जो हमारी अप्रोच है, सेकंड मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड में क्या है हमारा, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। एमपीएस को ईपीएस से डिवाइड करो और उसको एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर के मल्टीप्लाई करो, तो आपका आ जाएगा सेकंड अप्रोच। वही वहाँ पे थ्योरी में गिवन है, आपने पढ़ भी लिया तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। और हमारी अब थर्ड मेथड कौन सा है? थर्ड मेथड हमारी आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस प्रीमियम, मल्टीप्लाई बाय एमपीएस प्लस प्रीमियम, ठीक है ना। ये ऐड प्रीमियम यहाँ पे गिवन भी है, देखो सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बाय द मार्केट प्राइस पर शेयर एंड ऐड प्रीमियम। तो वही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे ऊपर गिवन है कि आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय एमपीएस प्लस प्रीमियम आपका आ जाएगा भैया, जो भी आपकी बिजनेस की वर्थ कितनी है
ये जो हो गया हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑपरेशन स्ट्रेटजी। अब प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, आपका अंडर प्रोडक्शन भी नहीं होना चाहिए, आपको सभी चीज़ें बराबर तरीके से मैनेज करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन में इश्यूज आते हैं कि नहीं, अगर आपका अंडर प्रोडक्शन होता है तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, आपको कस्टमर्स को गुड्स नहीं पहुंचेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर एडवांटेज देगा। अगर आप ओवर प्रोडक्शन करते हो तो भैया आपको जो भी है ना माल, आपका अगर गुड्स पड़े रहते गोडाउन में ज़्यादा तक तो आपको कैरिंग कॉस्ट भी आती है। आपको ये भी चीज़ बताऊंगा, कैरिंग कॉस्ट आपने मे भी यहाँ पे देखी होंगी अपने कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में आता है कैरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट। अब देखते हैं हम अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्शन सिस्टम। हम पर प्रोडक्शन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना वही वहाँ पे गिवन है, कैपेसिटी, लोकेशन, लेआउट, प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन, वर्क सिस्टम, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, एक्सटेंडेड ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड सच फैक्टर। तो वही हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में सब चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। यही हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या होता है वही जो चीज़ें गिवन है, ठीक है ना। अब सबसे पहले नीचे आता है प्रोडक्शन ऑपरेटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या गिवन है भैया हमारे को, प्रोडक्शन ऑपरेटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। मटेरियल सप्लाई, इन्वेंटरी कॉस्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या क्या चीज़ें आती है हमारी प्रोडक्शन ऑपरेटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल में, ये चीज़ गिवन है। ये चीज़ें टीचर मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं आने वाला। अगर आपको प्रोडक्शन आ जाए, आपने प्रोडक्शन के बारे में मैंने जो भी बताया आपको स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले, प्रोडक्शन का उतनी चीज़ आपको बराबर पॉइंटर फॉर्म में लिख लेना, आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन में हमारा आता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो भैया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब कि आपका गुड्स का फ्लो मूवमेंट होता है, जो आपका गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको बोलते हैं हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आप क्यों ज़रूरी क्यों लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये चीज़ सुन ला। तो आपने कॉस्टिंग में एक चीज़ पढ़ी होंगी, जिन लोगों ने ग्रुप 1 दे दिया या जिन लोग ग्रुप 1 आगे जाके देखेंगे वो पढ़ेंगे। तो ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में आपको एक चैप्टर है, आई थिंक मटेरियल चैप्टर है, हाँ मटेरियल चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। नहीं भैया आपको कैरिंग कॉस्ट भी आपकी मिनिमम आनी चाहिए और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम आनी चाहिए। इस तरह से आपको अपने गुड्स को बना के रखना है। वही भी चीज़ें यहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, कि आपका गुड्स जो भी है, आपको जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, आपका जो गुड्स जो भी है वो राइट मटेरियल, राइट प्लेस, राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी का, राइट कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। वापस से बोलता हूँ, राइट मटेरियल, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी का, राइट कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। यही चीज़ हमको गिवन है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बिजनेस को किस तरह से हेल्प करता है, ये चीज़ यहाँ पे रिटेल क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बिजनेस को किस तरह से हेल्प करता है, सबसे पहले कॉस्ट सेविंग में हेल्प करता है, कॉस्ट सेविंग में। सेकेंड, रिड्यूस इन्वेंट्री, मतलब आपको जो भी स्टोरेज करके रखना पड़ता था वो अब कम करना पड़ेगा। इंप्रूव डिलीवरी टाइम, आपका डिलीवरी टाइम इंप्रूव में हेल्प करेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हेल्प करेगा। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपके कॉम्पिटिटर के थ्रू में, आपके कॉम्पिटिटर के कंपेयर में कुछ तो भी एड ऑन एडवांटेज के लिए आपको है ना लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हेल्प करेगा। ये हो गया आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। उसके बाद हम देख रहे हैं भैया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब प्रोक्योरमेंट से सेल तक सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। ये चीज़ आपने याद रखना है। क्या क्या याद है, मैंने बोला आपको प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल लेने से लेके कि आपका सेल तक में, सेल के बाद सेल तक में जितनी भी चीज़ आती है वो सब चीज़ आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। तो अब भी आपने जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बोला, क्या वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है? द आंसर इज यस। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या सेम है क्या, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपको वहीं पे वहाँ पे आंसर देना है कि नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बड़ा कंसेप्ट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। एक्सटेंशन है किसका, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटिंग एंड सक्सेसफुली रनिंग अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम विल इन्वॉल्व, कि हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको भैया है ना इस कैसा, उसमें ऐसा क्या करे को सक्सेसफुल रहे। सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट,
सबसे पहले क्या है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कस्टमर एंड सप्लायर मस्ट वर्क टुगेदर इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कि नहीं, हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे टाइम में बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो सब चीज़ हमें देखना है सबसे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद हमें करना आता है हमारा प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब इतनी में हमारा जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी हमारा है ना चीज़ें लानी पड़ती रहेंगी, वो चीज़ हमें कहाँ से लानी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, उसका ऑर्डर प्लेस करना, उसका क्वालिटी में क्या क्या रहेगी हमारी, वो सब चीज़ें हमारे आ जाएंगी प्रोक्योरमेंट में। थर्ड हमारा आएगा मैन्युफैक्चरिंग कि नहीं भैया हम वो चीज़ को कर लेने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा अगर वो गुड्स जो है जस्ट इन टाइम मतलब कि नहीं वो जस्ट अगर साइड में है ना हमारे को अवेलेबल हो रहा है, तो हमारे को जो भी है ना स्टोर करने का कॉस्ट आता था, हमारा जो भी कैरिंग कॉस्ट आता था वो नहीं आएगा, तो वही हमारा मैन्युफैक्चरिंग में गिवन है कि नहीं भाई कैसे कैसे रहेगा। उसके बाद में मैं फिफ्थ पॉइंट पहले बता रहा हूँ, फोर्थ बाद में बताऊंगा। आउटसोर्सिंग कि नहीं भाई आपने मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए वो प्रोडक्ट का कि आपने आउटसोर्सिंग करना चाहिए। आपने वो चीज़ खुद बनाना चाहिए, आपको आउटसोर्स करना चाहिए। अगर आपको आउटसोर्स करने में फ़ायदा है, आउटसोर्स करने में फ़ायदा, तो आपको वो चीज़ आउटसोर्स ही करनी चाहिए। फिर आपको किस चीज़ में फ़ायदा है वो चीज़ आपको देखनी चाहिए और उससे आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आउटसोर्स कर रहे हो तो आपका कस्टमर नाराज़ हो रहा है, वो चीज़ आपको सब देखनी है। उसके बाद में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका कैसा रहेगा, आप किसी एजेंट के थ्रू सेल करोगे या आपका खुद के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट रहेगा या आप किसी और के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये होगा हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में आएगा हमारा कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस मतलब उसके बाद हमारा आएगा भैया कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस मतलब कि नहीं भाई आपने जो भी है ना आफ्टर सेल सर्विस जैसे भी रहती है हमारी, नहीं भाई सेल हो गया उसके बाद भी हमारे को कस्टमर सेटिस्फाई, हम कस्टमर को जो सर्विस देते हैं वो हो गया हमारा कस्टमर सर्विस में आ गया, ठीक है। उसके बाद में इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए अगर हमारे चीज़ में कहीं पे भी कुछ भी कमी रह रही है तो हमको उस चीज़ का इम्प्रूव करना चाहिए कि कस्टमर को हमको कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए कि नहीं भैया आपने ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो उन्होंने बोला कि आपकी इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ हमने सुधारी, उस तरह से आप इम्प्रूव करते हो। वही रहता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ी ना सब कंपनी एकदम से ग्रो कर जाती है। जब उनको फीडबैक मिलता है कि नहीं यार आपकी ये चीज़ गलती है, ये चीज़ गलती है, ये चीज़ गलती है, वो धीरे 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 इम्प्रूव करते करते आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो वही अब नीचे आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। हम तो अब हमारी है ना नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज कौन सी, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो अभी तक में हमने कौन से स्ट्रैटेजीज देख लिया भैया। सबसे पहले हमने मार्केटिंग देख लिया, उसके बाद में फाइनेंशियल देख लिया, उसके बाद में प्रोडक्शन देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया, प्रोडक्शन लॉजिस्टिक देख लिया, और हम लोग देख रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है, कि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इन द सेंस कि नहीं यार आपने खुद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए। आउटसोर्स करना चाहिए तो पूरी तरीके से आउटसोर्स करना चाहिए, आधा आउटसोर्स करके आधा खुद के पास रखना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंटायरली पूरा टीम बना के रखे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक दो बंदे अपॉइंट करके रखे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे करे, कंपनी के अंदर करे या कंपनी के बाहर एक अलग से खुद का सेटअप बना के करे, कंपनी के बाहर खुद का सेटअप करे या दूसरा सेटअप रेंट से ले, वो सभी चीज़ें आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। ये सभी चीज़ें डिसाइड करने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी हेल्प करती है, और ये सब चीज़ें वहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स टू, मतलब कैन इन्हेंस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स टू, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो कहाँ पे कैसे रहता है, कहाँ पे कैसे कैसे रहता है वो गिवन है वहाँ पे। एम्फसाइज प्रोडक्ट और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, स्ट्रेस बेसिस और अप्लाइड रिसर्च, बी लीडर ऑफ फॉरवर्ड। कि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वही वहाँ पे गिवन है कि एम्फसाइज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंप्लीमेंट आपको क्या करना है, स्ट्रेस बेसिक्स करना है, अप्लाइड रिसर्च करना है, लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, रोबोटिक्स करना है, मैनुअल टाइप करना है कि नहीं आपको है ना कुछ मशीनरीज अप्लाई करे या खुद का करे, हाई एवरेज और लो अमाउंट ऑफ मनी, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाना चाहिए, आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है परफॉर्म और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद द फर्म, आपके विद इन अ फर्म करे या किसी आउटसाइडर फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके करे या किसी आउटसाइडर फर्म को पूरी तरीके से उनके थ्रू करे, आउटसोर्स कर दिए, और है ना यूनिवर्सिटी रिसर्च करे या प्राइवेट सेक्टर रिसर्च करे। ये मतलब अलग अलग क्वेश्चन है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कैसे करें, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते समय में ये चीज़ें देखनी पड़ सकती है, ये इनमें से क्या चीज़ करे, वो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन है तो ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है, मतलब रिटर्न क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सबसे पहले इंटरनली और आउटसोर्स इट आउटसाइड टू एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको कहाँ पे करना चाहिए, इंटरनल आउटसाइड वही है। तो वो इंटरनली करे या हम आउटसाइड करें, ये चीज़ें कैसे डिसाइड करें, सबसे बड़ी चीज़ है
कि वो अब करनी है, ये तो चीज़ पक्की है, बट हमारे पास आएंगे कि नहीं भाई हम इंटरनली करें या आउटसाइड जाके करें, तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। तो वो चीज़ के लिए हमें सबसे पहले, अगर हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है, हमारे जो टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है, हमारा खुद का टेक्निकल प्रोग्रेस जो हो रहा है वो स्लो है, और मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है, मॉडरेट इन द सेंस ठीक ठाक, मॉडरेट मतलब क्या होता है, ठीक ठाक, तो हमें इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है और हमारा अगर मार्केट रेट मॉडरेट है, तो हमें इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है, मार्केट ग्रोथ मॉडरेट है, तो आपने तो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा कि नहीं यार आपने कैसा करना चाहिए, ऑप्शन आ जाएंगे आपको अलग अलग, उसमें एक रहेगा हमारा इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको याद रहना चाहिए कि हमने इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए इस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा, इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली, आपका टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहा है, और ना थोड़ी थोड़ी दिनों में टेक्नोलॉजी है, एंड मार्केट ग्रोथ इज स्लो, आपके मार्केट की ग्रोथ कैसा है, स्लो है, ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी रिस्की, इट मे लीड टू डेवलपमेंट फॉर अल्टीमेट ऑब्स्टिकल्स ऑफ टेक्नोलॉजी और वन फॉर देयर आर नो मार्केट, ठीक है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना वो रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपने रिसर्च करके कुछ नई चीज़ लाई, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो तो गया, ढंग से हो गया, बट वो थोड़े टाइम पर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, और आपका मार्केट ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है, तो आप इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इतना पैसा लगा के मतलब भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग स्लोली, आपका टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी स्लोली चेंज कर रहा है, लेकिन आपका मार्केट ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट में क्विकली, मतलब मार्केट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वही चीज़ है वहाँ पे। तो इन हाउस, तो आपको जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आउटसोर्स करना चाहिए, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी स्लोली चेंज है, तो आप आउटसोर्स भी कर दोगे तो आपको जो कॉस्ट देनी पड़ेंगी वो आप जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराओगे तब भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे को कि टेक्निकल प्रोग्रेस एंड मार्केटिंग ग्रोथ आर फास्ट, हमारे दोनों फास्ट, टेक्निकल प्रोग्रेस भी फास्ट है और हमारी मार्केट ग्रोथ भी फास्ट है, तो आपको ऐसी एक आधी फॉर्म को एक्वायर करना चाहिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्टाइज है। तो उससे क्या हो जाएगा कि यार आपकी जो भी कॉस्ट रहेंगी, मतलब आपको जो है ना, आउटसोर्स अगर करते हो आप, तो आपको बार बार पैसा देना पड़ेगा उनको, और करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मार्केट ग्रोथ भी फास्ट है और टेक्निकल प्रोग्रेस भी फास्ट है, वही वहाँ पे गिवन है, विद इस्टेब्लिश इंडस्ट्री को आपको ले जाना चाहिए। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोचेस टू बी इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, आपके 3 मेजर अप्रोचेस रहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कितने मेन अप्रोचेस रहते हैं? हमारे 3 मेजर अप्रोचेस रहते हैं। तो नंबर 1 हमारा रहता है बी ए लीडर। बी ए लीडर मतलब क्या? बी ए लीडर मतलब कि नहीं यार आपने, है ना, इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप फर्स्ट हो कि नहीं यार, वो आपने टेक्नोलॉजी लाई, आपने वो टेक्नोलॉजी लाने वाले आप फर्स्ट हो, ठीक है ना। और फर्स्ट लाने वाले ऐसे कंपनीज के नाम भी काफ़ी ऊपर रहते कि नहीं यार इन्होंने फर्स्ट, है ना, ये टेक्नोलॉजी लाई थी, उन्होंने फर्स्ट ये लेकर दी। यहाँ पे 2 एग्जांपल भी गिवन है, 3M एंड जनरल इलेक्ट्रिक है सक्सेसफुली विद दिस अप्रोच, तो उन्होंने, इन दोनों ने, है ना, सक्सेसफुली ये चीज़ लाई है, तो आप बी ए लीडर रह सकते हो। सेकेंड आप रह सकते हो कि नहीं यार आपने किसी और को देख के बी ए इनोवेटर, बी ए इनोवेटिव इमिटेटर, कि नहीं भाई किसी ने अभी जस्ट बनाया, उसके नेक्स्ट, तो उसको देख के फटाक से आपने बना दिया, उसमें कुछ तो भी ऐड ऑन ला के, उसमें कुछ तो भी ऐड ऑन अपना ला के आपने ले आया, वो हो गया आपका इनोवेटिव इमिटेटर। कि नहीं यार आपके कोई तो भी कॉम्पिटिटर है, उन्होंने अभी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उन्होंने कुछ तो भी नई चीज़ लाई, तो उनका कुछ तो भी वो नई चीज़ देख के आपने उसमें कुछ तो भी ऐड ऑन, मतलब उसमें आपने ऐड ऑन किया, अपनी खुद का जो भी था उसमें आपने ऐड ऑन किया, और उसके बाद में आपने खुद का अपना ले आया, वो हो गया इनोवेटिव इमिटेटर। और थर्ड है हमारा बी ए लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। क्या है हमारा थर्ड है? बी ए लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, कि आपने, किसी ने तो भी हमारे मार्केट में फर्स्ट लाया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपने ले आया, तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट कम आ गया, आपको कॉस्ट कम आ गए, सिंपल। सेकंड में क्या था? सेकंड में भी आप कुछ तो भी ऐड ऑन अपना भी ला रहे हो। थर्ड में क्या है कि आपका कुछ भी नहीं, आपने उसका सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल से कंट्रोल भी, ठीक है ना। जो कंप्यूटर जानते होंगे वो चीज़ ये समझ पा रहे हैं कंप्यूटर कंट्रोल से कंट्रोल भी क्या। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। क्या है हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी? अब कंपनी है लाइक गूगल, वो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी पे काफ़ी मानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी मतलब, ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है? हम जो भी इंसान वगैरह उनकी तरह स्ट्रैटेजी, कौन से एम्प्लॉयज़ रखना, कैसे रखना, उनको सैलरी कितनी देना, उनको कैसे क्या रखना, उनको ट्रीट कैसे करना, उनको लीव कितनी देना साल में, उनका अगर लीव के बाद में अगर वो ज़्यादा छुट्टियाँ लेते तो उनके सैलरी में से कितना पैसा कटेगा, वो चीज़ देखना, वो सब रहता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में। तो वही चीज़ आपको सब वहाँ पे गिवन है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में क्या क्या रहेगा, ठीक है।
human resource problem that arise when the business implemented strategic and usually be traced by one of three causes. सबसे पहले डिसरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो भी रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स जो भी रहेगा, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज आ सकते हैं। सबसे पहले डिस्टरप्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कि आपका जो भी सोशल स्ट्रक्चर है, जो भी आपका सोशल स्ट्रक्चर है और जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो उसमें कुछ तो भी इशू आ रहा है। सोशल स्ट्रक्चर मतलब क्या, मतलब भी आपके यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ है, समझ लो काफ़ी कास्ट के एम्प्लॉय आपको आपके यहाँ पे काम करते, तो आपको सभी फंक्शंस मनाना ज़रूरी है। सभी फंक्शन आप मनाओगे। अगर आप एक फंक्शन मनाते हो और अगर आप एक फंक्शन नहीं मनाते हो, तो कहीं ना कहीं आप दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको वो चीज़ हर्ट होती है। तो आपको सोशली वो चीज़ याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वही वहाँ पे गिवन है कि आपका सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो रहता है वो डिसरप्शन हो सकता है, कि आपके डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय रहते हैं, तो आपको उनको मतलब सबको देखना पड़ता है अपने को। ऐसा नहीं आप किसी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कर सकते ना, सिंपल है ना, सब इंडियन है ना। या तो आप मनाओ ही मत, किसी का भी मत मनाओ, और मनाते हो तो आप सबका मनाओ, ऐसा नहीं होना किसी एक का कर रहे हो, ठीक है ना। फेलियर टू मैच इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विथ इम्प्लीमेंटेशन टास्क, ठीक है ना, कि जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। मतलब क्या, मतलब यह कि जो आपका सोचता, मतलब आपने जैसा है ना, जैसे हमने सोचा था इसमें अपना फंक्शनल लेवल मैनेजर ने सोचा था कि इसको इस तरह से करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज़ जो हमारे वर्कर लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वही वहाँ पे गिवन है फेलियर टू मैच इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विद द इम्प्लीमेंटेशन टास्क, ठीक है। इनएडिक्वेट टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा। टॉप मैनेजमेंट इन द सेंस कि यार अब किसी वर्कर को कोई इशू आ रहा है काम करने में, अगर वो अपने मैनेजर के पास जाता है, उनको बताता है कि सर ये इशू है, अगर वो मैनेजर सॉल्व करता है देन इट्स ओके। अदरवाइज वो मैनेजर ऐसा बोलता है कि ठीक है कोई चलना, छोड़ना यार, जाना तू, तेरे तेरे काम करना है, छोड़ना, ऐसा ऐसा करके वो मैनेजर हकाल देता है उनको। हालांकि वो वर्कर को काफ़ी इशू हो रहा है वो काम करने में, उनको कुछ तो भी मतलब हाथ पैर को लग भी रहा है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, तो उनको वो इशू आ रहा है। बट है ना, मैनेजर क्या सोच रहा है कि भाई तू जाने कर लेने, तो वही है वहाँ पे इनएडुकेट टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट रहता है हमारा फॉर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी। अब सबसे पहले इसके बाद में हमारा आता है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमारे जो भी कॉम्पिटिटर रहेंगे उनके थ्रू, उनके कंपेयर में एडवांटेज लेने में, उनके उनके इसमें एडवांटेज लेने में, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर है उसके उनके थ्रू हमें एडवांटेज, कुछ तो भी एडवांटेज लेने में हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले हेल्प करता है कि नहीं करता, सबसे पहला क्वेश्चन था। हेल्प करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि हमारा अब जैसे कंपनी है गूगल है, तो उनका है ना जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है वो मैक्सिमम टाइम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से उनको रखते हैं, ठीक है ना। तो वही वहाँ पे गिवन है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि हम जब भी एम्प्लॉय को रखेंगे तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वही चीज़ कहाँ पे गिवन है, kept in the mind। सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आप जब भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हो तो आपने उनका इंटरव्यूज़ कैसे लेना चाहिए, आपने उनको बुला के, मतलब आपने उनका इंटरव्यू थ्रू, है ना, बस इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। पहले बात, लेना चाहिए नहीं चाहिए, लेना चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए। अब जैसे आपने सीए में रहता है कि यार हमारी जो है ना छोटी फॉर्म्स रहती है, वहाँ पे नॉर्मली एक आधे इंटरव्यू में जाते हैं हम लोग, कहीं कहीं पे तो इंटरव्यू नहीं होता है। जो मीडियम साइज फॉर्म, छोटी जो फॉर्म होती है वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। कहीं कहीं पे इंटरव्यू होता है, आप आर्टिकलशिप में आप देखोगे कहीं कहीं पे इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसा होता है कि यार आपको है ना वहाँ पे जाते हो, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, चल ठीक है आ जा कल से। कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे बिग फोर्स वगैरह, वहाँ पे आपके 3 या 4 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, तो वही है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है ट्रेनिंग के, जो भी हमारे वर्कर है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो है ना उनके ट्रेनिंग अगर होंगे, उनको पता चलेगा कैसे काम करना है तो कर सकते हैं। अब एक आधा ऐसा हो गया, अब मैं आर्टिकलशिप का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आधे आर्टिकलशिप ऑफिस में ऐसा है, आपको आपके साइड वाले जो भी भैया रहते हैं, जो भी आपको गाइड करते हैं, मतलब थर्ड ईयर आर्टिकल बेसिकली गाइड करते हैं फर्स्ट ईयर आर्टिकल को, नॉर्मली ऐसा होता है। तो थर्ड ईयर आर्टिकल आपको बता ही नहीं रहे क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे बता ही नहीं रहे। एक आधी फॉर्म है आपको बढ़िया से आपको बता रहे कि नहीं ऐसे कर, तो वो ट्रेनिंग हो रही है आपकी। ट्रेनिंग इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपको बैठा के सब आराम से समझाएंगे, वैसा कहीं पे भी नहीं होता है, बट आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ बताई जाती है कि ऐसे ऐसे करना है, तो वही आपका ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर किसी ने अच्छे से काम किया तो आप उस चीज़ की
तारीफ करो। अगर किसी ने अच्छे से काम किया, नहीं भैया आपने इस साल अच्छा काम किया, उस चीज़ की आपकी तारीफ करो, क्योंकि क्या होता है वो बंदा खुश हो जाता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो आप उसको वो भी बताओ कि आपने यहाँ पे ये चीज़ गलत की, आप अगर ये चीज़ सही कर दो ना तो आप भी यहाँ से ये जगह पे जा सकते हो, या यहाँ पे आपकी ये चीज़ अगर सुधार दो आपको ये चीज़ फ़ायदा होगा। कंपनसेशन मतलब कि नहीं यार आप है ना बेनिफिट्स दो, जो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे हैं उनको आप कंपनसेशन दो, वो एम्प्लॉय खुश हो जाएंगे, वो एम्प्लॉय ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरे को कंपनसेशन ज़्यादा मिलेगा। मैं अगर है ना इस बार दिवाली में मतलब इस बार ये चीज़ ज़्यादा करता हूँ तो मेरे को है ना कंपनी की तरफ से ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी। वो हो गया हमारा कंपनसेशन। उसके बाद है हमारा स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ऊपर हमने अभी देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे हमको गिवन है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या गिवन है भैया? स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले यहाँ पे गिवन है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर स्ट्रेटेजिक फोकस शुड बी गिवन अ फॉलोइंग पॉइंट्स। हमारे स्ट्रेटेजिक फोकस के लिए क्या होना चाहिए? प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस होने चाहिए कि हमें ना कैसे मतलब उनको इंटरव्यूज़ वगैरह वो सब हो गया। सिलेक्शन प्रैक्टिस होना चाहिए, उनको सिलेक्शन कैसे कैसे करना। पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग वगैरह आगे वो हमारा हो गया पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन बनता है, एक मेन है स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। कि हमारा जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उनका रोल क्या होता है, वो चीज़ हमको गिवन है। सबसे पहले प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, कि हमारे जो भी लोग रहते हैं उनको तो वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, आप इस तरह से करो, आप उस तरह से करो। तो आपको कोई भी इशू रहता है आप उनके तरफ जाके बताते हो कि नहीं भैया हमारे को ये इशू है तो हमें ये चीज़ कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपको गिवन है, प्रोवाइड पर्पसफुल डायरेक्शन। उसके बाद बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी हमने इसके पहले भी स्ट्रेटजी में एक चैप्टर में देखा हुआ है। हालांकि कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसा होता है कि आपकी कुछ तो भी ये चीज़ जो है वो आपकी कंपनी को है ना कंपनी में अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी है, वो कोर कॉम्पिटेंस है आपकी कंपनी का, ठीक है ना। कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है आपकी कंपनी, मतलब आपकी कंपनी की यूनिक स्ट्रेंथ है वो। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, लगे तो ये चीज़ हेल्प करेंगे आपको। कोर कॉम्पिटेंसी को एक टर्म है यूनिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो वही आपका कि यूनिक स्ट्रेंथ बन जाती है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच में नॉट शेयर बाय अदर, ठीक है ना। तो वो आपको कोर कॉम्पिटेंसी हेल्प करने में भी आपका एचआर मैनेजर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो वो हेल्प करता है, क्योंकि आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपके कोर कॉम्पिटेंसी बन सकती हैं। क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आप अपने जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं उनके कंपेयर में आप एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू इंपॉर्टेंट वेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में दो वेज ले सकते हो। सबसे पहले कॉस्ट लीडर विच इन द फॉर्म्स इन बिकमिंग लो कॉस्ट लीडर। आप सबसे पहले कॉस्ट लीडर बन सकते हो, सेकंड आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सबसे पहले कॉस्ट लीडर, सेकंड आप डिफरेंशिएशन। अब भैया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया? तो आप बताइए एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? एग्जीक्यूशन तो हमारे जो इंप्लॉय लोग हैं वही कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूशन इन द सेंस यार काम तो वही लोग कर रहे हैं ना। कॉस्ट लीडरशिप में भी उनको बताना है कि यार आपकी कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन में अपना प्रोडक्ट डिफरेंट होना चाहिए, कुछ तो भी एड ऑन सर्विस कस्टमर को जाने थी, आपको इस तरह से काम करना है। तो वही है क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगा थ्रूवर्ड्स आपके अदर जो कंपनी है, ताकि क्योंकि आपने जो एड ऑन सर्विस आप जो ये कुछ तो भी एक्स्ट्रा आपके कस्टमर के लिए कर रहे हो। उसके बाद में हमारा फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, कि नहीं यार अगर हमारे चेंज ज़रूरी है तो वो करना भी चाहिए। मतलब क्या मतलब भैया कि है ना कभी कभी जो लोग है ना वो काम चेंज करना, कि आपका कभी कभी कोई एम्प्लॉय आके बोलता है कि नहीं यार भैया मेरे को इस तरह, मतलब भैया इतनी बोलेगा सर मेरे को इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, या अपन अगर इस तरह से जगह इस तरह से कुछ करे तो हमें फ़ायदा होगा। तो हमें उस चेंज को एडॉप्ट करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमें ऐसे रिजिड बन के रहेंगे। तो वो लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे भी हमें चीज़ को उसको सुनना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब क्या होता है ना वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मैनेज करना मतलब कि आपके जो भी वर्कर लोग हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि मे बी वो डिफरेंट कास्ट से हो, उनका डिफरेंट एजुकेशन लेवल है। ऐसा नहीं रहता कि यार अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई, अब मैंने ऐसे भी देखा कि यार सीए इंटरमीडिएट पास करने के बाद वो बंदा वहाँ पे खड़ा है, उसके हाथ के नीचे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है। ये चीज़ रियलिटी है।
आप लोग सोच रहे हो कि नहीं यार सीए इंटरमीडिएट तो भैया कम हो गया सीए फाइनल से, तो ऐसा नहीं है। आपको ऐसा है, उस बंदे के अंदर स्किल्स अगर है ना, आपके अंदर स्किल सेट अगर है ना, आप डेफिनेटली आगे जाओगे। वही चीज़ है कि आप एक सीए इंटरमीडिएट पास किया हुआ बंदा ऊपर है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो नीचे है। मतलब उनके हाथ के नीचे काम कर रहा है। जस्ट बिकॉज के वो जो है ना बंदे थे जो इन्होंने सीए इंटरमीडिएट पास किया था, उन्होंने आगे जाके कि नहीं यार है ना, उन्होंने आगे जाके है ना फाइनेंस फील्ड सिलेक्ट कर फाइनेंस में अपना बहुत बढ़िया करियर बना दिया उन्होंने। है ना, मतलब फर्स्ट 2 ईयर है ना नॉर्मल फॉर्म में काम किया, थर्ड ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में उन्होंने सीए फाइनल एग्जाम ही नहीं दिया, उनका सीधा सिलेक्शन बड़ी कंपनीज में हो गया। और तो बाद में कोई भी सीए कर ही लेता है, सीए मतलब बनना चाहता ही है तो सीए करते ही है लोग। बट मैंने एक कंपनी में देखा था कि सीए इंटरमीडिएट पास आउट जो थे वो फाइनेंस फील्ड में आगे जाके वो ऊपर हेड में थे जिनका सीए इंटरमीडिएट ही क्लियर था। और जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे वो उनके हाथ के नीचे थे, मतलब उनके अंडर में थे। ऐसा नहीं कि एकदम अंडर में थे, थोड़ा बहुत पैकेज का फर्क पड़ता है 4-5 लाख का, बट ठीक है, जो भी पैकेज का फर्क पड़ता है वो। अब मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हम देख रहे थे। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब आपके काफ़ी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनको सबको मैनेज करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग कास्ट के भी हो सकता है, अलग अलग मॉनिटरी के भी हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट रिलीजियंस के भी हो सकते हैं, नेशनलिटीज़ के भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबको चीज़ों को मैनेज करना ये आपका काम भी रहता है। और उसके बाद में हम आता है एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब क्या मतलब भैया कि नहीं यार, अगर आपको कोई बंदा आके बोल रहा है, मतलब जिस तरह से वो लोग काम करे उनको उस तरह से अगर काम कंफर्टेबल है, वो काम अगर आपका एक्यूरेट वे में हो रहा है तो उस तरह से भी उनको काम करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी मतलब कंपनी काम तो हो रहा है ना अच्छे से, ऐसा है काम हो रहा है अच्छे से। सेकेंड चीज, आपके कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक कर रहे हैं, फिर इशू क्या है? चलने दो, ठीक है ना यार, ऐसा ठीक है। ऐसा आप बोल रहे हो कि नहीं यार, अब जो हाथ है आपको आप राइट हैंड से करो। अब कोई बंदा ऐसा सोच रहा है कि नहीं यार इसको लेफ्ट हैंड से करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो लेफ्ट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड से अच्छा हो रहा है तो लेफ्ट हैंड से कर दे दो, उस तरह से, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट ऑफ वर्क इथिक्स एंड कल्चर, कि आपको आपके है ना कंपनी में वर्क इथिक्स एंड कल्चर को क्रिएट करना है। आपके जो भी एम्प्लॉय टूवर्ड्स रहेंगे उनके अंदर में एक कल्चर क्रिएट करना है। आपको 9 बजे आना है, आपको 3 बजे जाना है, आपको उस तरह से एटमॉस्फेयर रखना है आपके कंपनी का कि यार जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे हो उस तरह से खुश रहे। यही चीज़ थी। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर का नाम क्या था वापस से एक बार बोलेंगे हम सब लोग, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी देखी हमने? सबसे पहले देखी थी मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और लास्ट में अभी हम लोग देख लिया ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। रिवीजन वीडियो इसका आ जाएगा, रिवीजन वीडियो अब थोड़ी दिनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएगा, फिलहाल तो नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि। और अभी मतलब क्या है ना यार कि एग्जाम तक मैं सब्सक्राइब कर दूँ, उसके बाद भले अनसब्सक्राइब कर दो, चलो ठीक है। आपके कोई दोस्त है जिनको कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लासेस की ज़रूरत है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए नॉट रिलेटेड टू एन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, आपको कोई ऑडिट से या कोई और चीज़ से आपको अगर वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आपकी हेल्प करूं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।